मानवी किचन में रात का खाना बना रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी ननद सौम्या छोटे कपड़ों में रात के समय बाहर जा रही है। उसको इस तरह रात में बाहर जाता देखकर वो उससे कहती है, सौम्या, इतनी रात गई तुम कहाँ जा रही हो, वो भी ऐसे कपड़ों में? भाभी, जाहिर सी बात है, रात को ऐसे कपड़ों में जा रही हूँ तो किसी ऑफिस में नहीं जा रही होंगी। मेरी एक दोस्त का बर्थडे, वहीं जा रही हूँ। मम्मी को बोल दिया था पहले ही मैंने। वो तो ठीक है सौम्या, पर रात है और रात के समय ऐसे कपड़े सही नहीं है ना। आजकल का जमाना कैसा है तुम जानती हो ना। भाभी प्लीज, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो आप? अरे पार्टी में सब ऐसे ही कपड़े पहनेंगे ना। नहीं, तुम बाहर ऐसे कपड़ों में कहीं नहीं जाओगी, बस बात यहीं खत्म। अगर तुम्हें पूरे कपड़े पहनकर बाहर जाना है तो तुम जा सकती हो, पर अगर तुम जिद पर अड़ी हो तो भूलो मत, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर सौम्या को बेहद गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मी, मम्मी कहाँ हो? बाहर आओ, देखो भाभी को क्या कह रही है। सौम्या की आवाज सुनकर मानवी की सास और उसकी देवरानी मोनाली बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आज पार्टी में जाना है। हाँ बताया तो था, क्यों, क्या हो गया? फिर भाभी मुझे वहाँ जाने से मना क्यों कर रही है? सौम्या, मैं तुम्हें मना अब भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहीं भी नहीं जाओगी। देख रही हूँ माँ। अरे क्या देखूं, तेरी भाभी सही तो कह रही है। कपड़े तो देख तेरे क्या पहन रखा है। अगर तू ऐसे ही कपड़े पहनेगी तो कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। पर माँ जी, ननद जी के इन कपड़ों में दिक्कत ही क्या है? अरे मैं भी शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनती थी। देवरानी जी, अगर आप बीच में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ना बोलूं? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, इसलिए इस घर में बोलने का हक भी मेरा बराबर का है। हाँ तो बोलो, लेकिन वहाँ जहाँ तुम्हारी जरूरत है, समझी? माँ जी, रात ज्यादा हो गई है, अब सौम्या कहीं नहीं जाएगी। इसको बोलो यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मानवी तो वहाँ से चली जाती है, पर सौम्या अपनी माँ के कान भरने लगती है। आपने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, तभी ये इतना बोल रही है। हाँ माँ जी, ननद जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे एक बार अगर आप उसको डांट देंगी तो वो अपने आप लाइन पर आ जाएगी। तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों को ज्यादा ही बोल रही हो? सौम्या वो तेरी भाभी है और बहू वो तेरी जेठानी है, साथ ही इस घर की बहू भी है, इसलिए मीठा बोलो उससे। वो आज इतना बोल रही है क्योंकि वो सही फैसले लेती है। थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, पर उसने कभी भी घर का या घर के लोगों का बुरा नहीं सोचा। अब जाओ अपने अपने कमरे में। सविता भी वहां से चली जाती है और इस तरह सौम्या कहीं नहीं जा पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ अब आए दिन दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोनाली अपने पति के पॉकेट से पैसे निकाल रही होती है, तभी वहां मानवी अपने हाथों में चाय का कप लेकर आती है और अपनी देवरानी को चोरी करता पकड़ लेती है। देवरानी जी, आप देवर जी के पॉकेट से पैसे चुरा रही हैं? ये भगवान, ये क्या हो गया? इन्होंने मुझे पैसे निकालते हुए देख लिया, अब क्या करूं? कहीं इन्होंने सभी को सच बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे दीदी को संभालना होगा। दीदी, वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं ये पैसे निकाल रही हूँ। मोनाली ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर मोनाली का पति अरुण आ जाता है। अरे भाभी, आप यहाँ, कोई काम था क्या? नहीं देवर जी, काम तो नहीं था, पर मैं बस आपकी और मोनाली के लिए चाय लेकर आई थी। पर जब यहाँ आई तो देखा कि दीदी ने देखा कि आप यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए दीदी मुझसे बात करने लगी। क्यों, है ना दीदी? हाँ, मोनाली सही कह रही है। खैर आप चाय पी लेना। इतना बोलकर मानवी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद मोनाली मानवी के पास जाती है। दीदी, आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहे तो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भाभी, वो क्या है ना, मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी, बस इसलिए मैंने इनकी पॉकेट से पैसे निकाल लिए। प्लीज़ दीदी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा, अगर इन्हें ये बात पता चल गई तो। आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ मोनाली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बस। मानवी का इतना शांत बिहेवियर देखकर मोनाली को हैरानी होती है और वो खुद से कहती है, दीदी इतनी आसानी से मान गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर जो भी है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अरे क्या सोचने लग गई? नहीं बताऊंगी किसी को, कुछ भी चिंता मत करो। पर देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताओगी, ना कि इस तरह चोरी करोगी, ठीक है? मोनाली सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है।
मानवी के ऐसे नेचर को देखकर मोनाली अब समझ चुकी थी कि मानवी भले ही स्ट्रिक्ट है पर वो दिल की बहुत साफ है। मोनाली को अब कुछ भी काम करवाना होता तो वो मानवी से प्यार से बात करती और काम निकलवा लेती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोनाली मानवी से प्यार से बातें करने लगती है और उससे अपने सारे काम भी करवाती रहती है। ऐसे ही एक दिन मोनाली अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। दीदी वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान किया है। मुझे लगा था अरुण मुझे पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। अब मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है, मैं अपना प्लान कैंसिल भी नहीं कर सकती ना। अगर आप थोड़ी हेल्प कर देती तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने चाहिए। यही कुछ 2000 की समथिंग। तुम मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं अभी देती हूँ। मानवी की बात सुनकर मोनाली के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उसको वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद मानवी मोनाली के पास आती है। मोनाली, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, चेक कर लेना। अब आपने पैसे दे दिए तो वो आ ही गए होंगे ना दीदी। अच्छा चलती हूँ हाँ मैं। इस तरह मोनाली वहाँ से चली जाती है और मानवी एक मुस्कान देकर अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मोनाली आए दिन मानवी से पैसे लेती। ऐसे ही एक दिन मोनाली की माँ कविता उसके घर आती है। अरे माँ आप आ गई। आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी। अरे हाँ बाबा मैं सब जानती हूँ। अच्छा अब बता, तुझे मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी थी जो कॉल पे नहीं हो सकती। अरे माँ मैं यहाँ नहीं बता सकती, अगर किसी ने कुछ सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप फिलहाल के लिए मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मोनाली बात कर ही रही थी तभी वहाँ मानवी और सुनीता आती है और उससे कहती है, अरे आंटी जी आप यहाँ। मोनाली, तुमने आंटी जी को कुछ खाने के लिए दिया या नहीं? हाँ हाँ दीदी मैंने सब कुछ पूछ लिया। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ कमरे में चलो ना। हाँ हाँ चलती हूँ ना बेटा। माँ बेटी दोनों अपने कमरे में जाती हैं। माँ आपको पता है मेरी जेठानी कितनी बेवकूफ़ है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी जेठानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको पता है एक बार उसने मुझे अरुण के पॉकेट से पैसे निकालते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद मुझे बोलती है, तुझे कभी भी पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दियो, मैं दे दूँगी पर चोरी ना करना। और माँ आप मानोगी नहीं, मुझे अब कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो मैं इनसे ही पैसे ले लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प करती है। पर तुझे पता है कि वो पैसे कहाँ से लाती है? माँ इससे मुझे क्या मतलब, वो पैसे जहाँ कहीं से भी लाए, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अरे बेवकूफ़ वो नहीं बल्कि तू बेवकूफ़ है, क्योंकि वो किसी और से नहीं मुझसे पैसे लेती है। अगर तू मुझसे 1000 रुपये मांगती है तो वो मुझसे 2000 मांगती है। इसका मतलब यह है कि वो पैसे देने के साथ साथ कमीशन भी रखती है। तेरी वजह से तो मैं लुट गई पगली। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोनाली अपने सर पर हाथ रख लेती है। क्या? इसका मतलब वो मेरे साथ चालाकी कर रही थी? सच में तू इतनी बेवकूफ़ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तेरी जेठानी नहीं, तू बेवकूफ़ है जो अपनी जेठानी की चालाकी नहीं समझ पाई। पता नहीं कैसी औलाद जन्मी है मैंने। अपनी माँ की बात सुनकर मोनाली शांत रहती है तो वहीं दूर खड़ी मोनाली की सास ये सब देखती है और सीधा अपनी बड़ी बहू के पास जाती है। बहू ये सही नहीं है, तू जो कर रही है बहुत गलत है। माँ जी ऐसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है उसने मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। इस तरह मानवी अपनी देवरानी को सबक सिखाती है और अपनी देवरानी को ये बता देती है कि उसकी जेठानी बेवकूफ़ नहीं है। तो वहीं उसकी देवरानी को भी पता चल जाता है कि उसकी जेठानी तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है। ये खानदानी हीरो का हार इतना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। और अब इसे मैं इस संदूक में सहज कर रख देती हूँ और ये लगा दिया इसे ताला। देवयानी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू कनिका और छोटी बहू सुरभि, जो कमरे के बाहर थी, वो छुपकर कमरे के अंदर झांककर देख लेती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कनिका दीदी कि माँ जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास आ गया ना मेरी बातों पर।
हाँ यार सुरभि, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनी हाउ, सुरभि और कनिका दोनों भी जेठानी देवरानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस भी होता है। कनिका का पति सक्षम होता है और सुरभि का पति अगस्त्य। दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते। ये लो कनिका, ये पैसे रख लो। बस तुम्हें परसों ही मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू सो मच सक्षम, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ सुरभि और अगस्त्य। सुरभि, ये पैसे तुम्हारे लिए, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप भी ना अगस्त्य जी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते हैं सुरभि और कनिका फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी देती है। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी की सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतने सब कुछ के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के हार पर होती है। माँ जी के हार को मुझे अपना बना कर ही रहना है। इसके लिए मुझे माँ जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ, हार तो मेरा ही होगा, हार तुम्हारी हार होगी कनिका दीदी। आई एम सॉरी, लेकिन बात जब शान और शौकत की आती है ना, तब मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर वो चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं देवयानी को मक्खन लगाना शुरू करती हैं। माँ जी, ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए, अब मेरा मतलब है आंखें खोल कर देखिए, मैं क्या लेकर आई हूँ, आपका मन पसंदीदा शाही टुकड़ा। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी कोई पसंद की खाने की डिश बनाई है। ओफो माँ जी, शाही टुकड़ा तो है ही फीका। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपकी नाक से सीधा रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म भटूरों की और छोले की खुशबू। अरे कल मुही मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? तो रख इसे। नो सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और डेजर्ट में शाही टुकड़ा। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। देवयानी खाना खाने लगती है और तभी कनिका देवयानी के घुटनों की मालिश करती है। सुरभि देवयानी की गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात बस नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में ही लगी रहती है। फिर काफ़ी हिचकिचाने के बाद आखिर कनिका देवयानी से सवाल कर ही देती है। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताइए, वैसे तो हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों जैसा संदूक मैंने नहीं देखा। पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक को। क्या है उसमें, बताइए ना हमें। हाँ माँ जी, बताइए ना प्लीज। अरे कनिका बहू, सुरभि बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है, जिसे मैंने नाजुकी से संभाल कर रखा है। मैं अपने जीवन में चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना पहन लूँ, लेकिन उस हार की मेरे ज़िंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत होगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। देवयानी की ये बात सुनकर कनिका और सुरभि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर वो दोनों बाद में आपस में मिलती हैं। तब क्या यार सुरभि, इतना गोल्डन चांस था, माँ जी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाती और वो हार हमारा होता। कनिका दीदी, वो हार था, सैंडविच नहीं, जो 2 टुकड़ों में बांट दो। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलता। हाँ ये भी तो है, मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर, अब जब बुढ़िया ने तय कर ही लिया है तो मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना मेरा ना तुम्हारा होगा, चाहे 100 किलो पापड़ ही क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाएगा। अब कनिका और सुरभि अपने सास की हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करके भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से अगस्त्य और सक्षम का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों भी अपनी बीवियों से कहते हैं,
कनिका, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ सुरभि, तुम भी मुझे अपने सारे गहने और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पूरा बिजनेस ग्राफ रातों रात ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा और हम दोनों के पास अब जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैं और सक्षम भाई हम दोनों अपने बिजनेस को डूबने से बचा लेंगे। क्या? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। सक्षम, गिन चुन के बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास, और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज़्यादा गहने नहीं है, और आए दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, रिसेप्शन, इस फंक्शन में उस फंक्शन में गहनों को पहनकर जाना पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले जाओगे तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत आपसे डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने भी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, आपकी याददाश्त अभी से ही कमज़ोर पड़ने लगी ये लगता है। अरे आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था ना कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर आना, और अब ये अजीबो गरीब शॉक्ड लुक्स दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो वो मस्ती मजाक में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओ कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। लेकिन कनिका, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सुरभि की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो। तुमने भी पैसे उड़ा दिए सारे? वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। बीवियां और बहुएं होकर भी अपने पास में 1 रुपया तक जोड़ कर नहीं रखती हो। घर गृहस्थी क्या जोड़ोगी फिर? सास देवयानी उन चारों की बातों को सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और सक्षम और अगत्य को वो हार देते हुए कहती है, सक्षम बेटा, अगत्य बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफ़ी कीमती भी। हाँ माँ, इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी होंगी। माफ़ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ हक से अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। बेटा, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच, वी लव यू। सक्षम और अगत्य उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी देवयानी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बहू, तुम्हें हर चीज़ हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों। लेकिन अगर एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो फिर ऐसी बिन बुलाई मुसीबतों के वक्त कुछ नहीं हो पाता। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ माँ जी, आज सच में समझ गई कि मैं पागल से कितनी बड़ी भूल करती रहती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं पैसों को सोच समझ कर खर्च करूँगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूँगी। मैं भी यही करूँगी। ऐसा करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो पैसे काम आ सकते हैं। पुरुषोत्तम दास मेरठ के रहने वाले थे। उनका बर्तनों का खानदानी व्यापार था। घर में रुपयों पैसों की ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके विवाह में बड़ी अड़चन थी। लाख कोशिश करने पर भी उनके नक्षत्र किसी के साथ बैठते ही नहीं थे। उनके पिता ने बहुत जुगत बिठाई कि बस किसी तरह इकलौते बेटे की शादी हो जाए, किंतु लड़की वालों को कहीं ना कहीं से ये खबर लग ही जाती है कि लड़के का रंग वैसा ही काला है जैसे कोयला। बेटा, हर लड़की वाला घर तक आने से पहले ही भाग खड़ा होता है। कोई ना कोई तेरे रंग रूप के बारे में उनसे चर्चा कर ही देता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बस तेरे रंग से मिलती जुलती लड़की के यहाँ ही तेरी शादी की बात चलाऊंगा, ताकि उनकी तरफ से ना होने की संभावना ही कम रहे। वरना मैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ किसी से तेरे रिश्ते की बात करते हुए भी। पिताजी, रंग और रूप तो ईश्वर का दिया होता है। अब यदि मेरा रंग ऐसा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? और बच्चों को रंग रूप भी तो माता पिता से ही मिलता है। नालायक,
तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब कि तू इनडायरेक्टली मुझे काला कह रहा है और मेरी वजह से तू भी काला पैदा हुआ, ये कहना चाहता है? नहीं नहीं पिताजी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। छोड़िए ना ये सब, आप बड़े हैं, समझदार हैं। आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। बेटे की बात सुनकर उत्तम दास जी एक लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। देखिए, रंग पर मत जाइए, रंग तो ईश्वर ने दो ही दिए हैं। आप गुण देखिए, लाखों में एक है मेरा बेटा। अब बिल्कुल सही कहते हैं, रंग रूप का क्या करना है, बस इंसान के अंदर गुण अच्छे होने चाहिए। हमें तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। आप भी एक बार बिटिया से मिल लीजिए, आप खुद कह उठेंगे राम मिलाई जोड़ी है इनकी। इतना कहकर लड़की का पिता अपनी बेटी सुंदरी को आवाज लगाता है। सुंदरी बिटिया, चाय नाश्ता लेकर बाहर आओ। सुंदरी चाय नाश्ता लेकर आती है। सुंदरी को देखकर उत्तम दास 2 पल के लिए तो स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें ये तो अंदाजा था कि लड़की का रंग भी सांवला है, लेकिन लड़की को देखने के बाद जैसे उन्हें झटका सा लग गया था। कुछ पलों के बाद खुद को संभालते हुए वे कहते हैं, देखिए भाई साहब, शायद यही मेरे बेटे का शादी का संयोग रहा होगा, तभी हम आज आपके यहाँ आए हैं। अब हमारी ओर से रिश्ता पक्का समझिए। दरअसल सुंदरी के पिता रमेश बाबू की बात 16 आने सच थी कि उन दोनों की राम मिलाई जोड़ी है, क्योंकि कालेपन में सुंदरी पुरुषोत्तम से 19 नहीं 20 ही थी। खैर, पुरुषोत्तम दास का घर में सुंदर पत्नी लाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया था और जल्द ही सुंदरी उत्तम दास की बहू बनकर उनके घर पधार चुकी थी। शादी के बाद हाय हाय भैया, ये कैसे रंगत की बहू चुनी है आपने अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से रंग की साड़ी पहनाकर तैयार करे दुल्हन को मुंह दिखाए के लिए। औरतें आती ही होगी, अब इसके ऊपर तो कोई भी रंग फबी नहीं रहा। अरे जी, अब आप तो ऐसी बातें करके मेरा जी ना जलाओ। अब जो है सो है, अब तो यही हमारे घर की मान मर्यादा है। ऐसी बात करना आप लोगों को शोभा नहीं देता, और अगर कहीं पुरुषोत्तम ने सुन लिया तो उसके मन में खटास पड़ जाएगी, सो अलग। भैया आप तो बुरा मान गए। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि ऐसी भी कौन सी जल्दी थी पुरुषोत्तम की शादी की। अरे हम एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढ कर लाते हैं अपनी बेटी के लिए। अब आप ऐसी लड़की लेकर आए हैं, ना इसके ऊपर श्रृंगार अच्छा लगता है और ना पहनावा। अभी बिरादरी के 4 लोग आएंगे, उनके सामने हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे घर की बहू अप्सरा से सुंदर लगे। और देने लेने में आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। पूरे 20 तोला सोना चढ़ाया है आपने बहू को, और साड़ियाँ ऐसी कि बड़ी बड़ी शिठानियों के घर में भी ना मिलेगी। लेकिन गहना कपड़ा भी तभी अच्छा लगता है जब पहनने वाली भी तो ढंग की होनी चाहिए। दीदी, आपको तो पता ही है, जैसी रंगत हमारी वैसी हमारे पुरुषोत्तम की। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने तो खूब रिश्ते भिजवाए, लेकिन हर कोई बस हमारे पुरुषोत्तम का मजाक बनाकर रिश्ता वापस लौटा देता था। एक सुंदरी के पिताजी ही थे जिन्होंने खुशी खुशी पुरुषोत्तम का रिश्ता स्वीकार कर लिया। उस दिन हमें समझ में आया कि रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में ही सही होती है। बस फिर क्या था, हमने भी सुंदरी के लिए हाँ बोल दी। हमारे पुरुषोत्तम के भाग में जो था सो उसे मिल गया। अब इस बात को बार बार दोहराने से कुछ हासिल तो होने से रहा। और वैसे भी सच्ची बात तो यही है ना जी कि शक्ल सूरत तो 4 दिन की शोबाजी है, बस असल में तो गुण ही काम आते हैं। उत्तम दास जी ने घर में सभी को समझा दिया था कि बहू सुंदरी के साथ सभी लोग अच्छे से पेश आए। वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादीशुदा जीवन में अब कोई भी परेशानी आए, लेकिन ये बस कहने सुनने की बात थी। पुरुषोत्तम हो या उसका पिता उत्तम दास, दोनों ने ही सुंदरी को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। किंतु सुंदरी वास्तव में एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसने अपने प्रति होते अपमान और भेदभाव को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समय बीता, सुंदरी और पुरुषोत्तम 2 बेटों के माता पिता बन गए। किसी तरह समाज में लोगों ने सुंदरी और पुरुषोत्तम का मजाक बनाना बंद ही किया था कि अब उन्हें बात करने के लिए एक नया विषय मिल गया था, और वो था पुरुषोत्तम के बेटे। अरे अनीता बहन, पता चला आपको सुंदरी को दूसरा बेटा हुआ है?
हाँ, गए थे ना हम अस्पताल उसे देखने। कैसा है बच्चा, किस पर गया है? अरे जाएगा किस पर, अपने बाप दादा की काले रंग की परंपरा को आगे तो बढ़ाएगा ये भी। इतना काला रंग है बच्चे का कि चेहरे पर आँख भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या ये भी उल्टा तबाही पैदा हो गया? अरे इसमें इतनी हैरानी की कौन सी बात है, ये तो इनके खानदान का हॉलमार्क हो गया है। इनकी तो आने वाली 10 पीढ़ियां भी ना ऐसे ही रंग रूप के साथ पैदा होगी, देख लेना। सुनीता की बात सुनकर अनीता भी ठहाका लगाकर हंसने लगती है। अपने घर के बाहर खड़े होकर बात कर रही अनीता और सुनीता की बातें उत्तम दास के कानों में भी पड़ जाती है। कुछ देर बाद उत्तम दास अस्पताल पहुंचते हैं। बाबूजी, बेटा पैदा हुआ है, जेब ढीली करनी पड़ेगी, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज तो तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। उत्तम दास से पुरस्कार लेने के बाद नर्स आपस में बातें करने लगती है। अरे बाबूजी ने तो सच में मुंह मांगा शगुन दे दिया। मुझे तो लगा था बच्चे की शक्ल देखने के बाद कहीं ये उल्टा हमसे ही पैसे ना मांगने लग जाए। अरे यार सच बताऊं, लगा तो मुझे भी यही था कि ऐसे बच्चे को देखकर किसी को क्या ही खुशी होगी, लेकिन बाबूजी ने तो दिल ही खुश कर दिया। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो ये इंसान का नहीं चिंपांजी का बच्चा ज्यादा लग रहा था। दोनों नर्सें आपस में बात करते हुए जोर जोर से हंस रही थी और नर्स के बात करने की आवाज से दादाजी का पारा ऊपर चढ़ रहा था। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम दोनों के अंदर, और खुद को नर्स कहती हो। हमने तो सुना था डॉक्टर और नर्स भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान भी रंग रूप के अनुसार भेदभाव करने लगे तो फिर तो लोगों का तुम जैसे डॉक्टर से नर्स से विश्वास ही उठ जाएगा। उत्तम दास जी के पास रुपए की कोई कमी नहीं थी। खानदानी व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि कोई भी राह चलता आदमी उनके और उनके खानदान के रंग रूप को लेकर मजाक उड़ा देता और उन्हें चुपचाप ये अपमान बर्दाश्त करना पड़ता। बहु सुंदरी अपने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल से घर आ गई थी, लेकिन अब उत्तम दास जी ने ये निर्णय कर लिया था कि अब वे ये अपमान और नहीं सहेंगे। जो कोई भी उनके और उनके परिवार के रंग रूप को लेकर गलत टिप्पणी करेगा वो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। लेकिन उनके लोगों के साथ भिड़ जाने पर भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसी तरह लोगों के ताने सुनते सुनते 23 बरस का लंबा समय बीत गया और उत्तम दास के दोनों पोते भी जवान हो गए। अब उनके सामने एक बार फिर से वही समस्या खड़ी थी। पोतों के रंग रूप को देखकर कोई भी अच्छे परिवार का व्यक्ति उनके साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहता था। उनके धन दौलत और रुतबे को देखकर 2-4 रिश्ते आए भी तो बेटों को देखकर लड़कियों ने शादी से इनकार कर दिया। अरे उत्तम, जवान हो गए हैं दोनों पोते, इनके ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हम तो कब से चाह रहे हैं कि कोई अच्छे घर की लड़की हमारे घर की बहू बनने को तैयार हो जाए, लेकिन क्या करें, दोनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। देखो पुरुषोत्तम भैया, बुरा मत मानना, लेकिन जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे आपके सोनू मोनू के लिए तो कोई लड़की मिल जाए इतना ही बहुत है। अब आप उसमें लड़की पसंद करने निकलेंगे तो आपके बच्चे तो कंवार ही बैठे रह जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जो भी रिश्ता मिल जाए इनकार मत करिए, चुपचाप ब्याह कर अपने घर ले आइए। ये सुनकर उत्तम दास को बहुत गुस्सा आता है। देख विमला, माना कि मेरे दोनों पोते का रंग काला है, हम मानते हैं कि हमारे घर में हम सबका रंग काला है, तो क्या काले लोग इंसान नहीं होते? उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं होता? क्या काले इंसान के अंदर दिल नहीं होता? उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं होती? मेरे पोतों का अधिकार नहीं कि वो भी अपनी पसंद की लड़की चुने? 25 साल पहले जैसे मेरे बेटे ने समझौता किया, मैं नहीं चाहता कि 25 साल के बाद मेरे पोते भी आज फिर उसी दोराहे पर आकर खड़े हो जाए। बस बहुत हो गया। मुझे अपने खानदान के ऊपर से इस काले रंग के कलंक को मिटाना है। मेरा सारा जीवन बीत गया लोगों को यह समझाते हुए कि काला होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया की सोच नहीं बदल सका। मैं दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बदल कर रहूँगा। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? माफ़ कीजिए, लेकिन आपका रंग रूप मुझे मिला और मेरा रंग रूप मेरे बेटों को।
कैसे हो सकता है कि हम अपनी पीढ़ी के रंग रूप में बदलाव कर दें? ये तो संभव ही नहीं है। अब बस यही हो सकता है कि हम लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दें। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब मुझे अपनी पीढ़ी का सुधार करना ही है, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? साफ साफ कहिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ बेटा कि हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो अच्छे रूप और रंग की। और उस रंग रूप को सुधारने के लिए अब मेरे घर पर बिल्कुल चांदनी की तरह सफ़ेद बहू आएगी, और उन सफ़ेद चिट्टी बहुओं से आने वाली पीढ़ियों का रंग भी सुधर जाएगा। अरे दादाजी, गेहुए रंग की लड़कियां तो हमसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं गोरी चिट्टी बहू लाएंगे। अगर आप इस तरह की जिद लेकर बैठेंगे ना, तब तो हमें जीवन भर कंवारा ही बैठना पड़ेगा। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अब मैं अपने वचन से नहीं फिरने वाला। अभी तक तो हम तुम्हारे लिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान वाली लड़कियां देख रहे थे, लेकिन अब सिर्फ लड़की का रंग गोरा होना चाहिए। अब वो चाहे किसी गरीब परिवार की हो या किसी अनाथ आश्रम में रहने वाली। अनाथ लड़की होगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी अपना फरमान सुना चुके थे। दादाजी के फरमान को पूरा करने के लिए पुरुषोत्तम पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार की लड़कियों को छोड़कर सिर्फ गोरी और सुंदर लड़कियों की तलाश करने लगा था। पुरुषोत्तम को परेशानियां तो बहुत आती है, लेकिन जल्दी ही उसे 2 ऐसी लड़कियां मिल जाती है। बाबूजी, आपकी पसंद के अनुसार 2 लड़कियां मिल तो गई है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अनपढ़ और एक छोटे से गांव की रहने वाली है। सोच और रहन सहन में हमारी उनके साथ कोई बराबरी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बराबरी वाली लड़की की ज़रूरत नहीं है। बस तुम रिश्ता पक्का कर दो, रहन सहन हम उन्हें यहाँ लाकर सिखा देंगे। पिता के कहे अनुसार जल्द ही सोनू और मोनू की सीता और गीता नाम की दोनों लड़कियों के साथ शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती हैं। सीता बेटा, सबकी दुकान से लौटने का समय हो रहा है। जाओ, तुम दोनों को चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर लो। मैं रामू को बोलकर बाजार से सब्जियां मंगवा देती हूँ। ए बुढ़िया, मुझ पर हुक्म चलाने की गलती आज की बात कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के टाइम तो तेरा काला कलूटा पति अपने पैसों के बहुत धौंस जमा रहा था। अगर इतने ही पैसा है तो एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? बेटा, वो तुम्हारे ससुर है, तुम्हें इस तरह उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम काम ना करना चाहो ना सही, लेकिन ऐसे बदतमीजी से तो बात मत करो। कुछ देर बाद पता नहीं क्या सोचकर आप लोग इन दोनों को बहू बनाकर घर लेकर आए। इनसे तो बात करना मतलब अपनी इज्जत गंवाना। सीता और गीता के रूप पर मोहित होकर उत्तम दास उन्हें अपने घर तो ले आया था, लेकिन ससुराल आकर उन्होंने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। वे दोनों ही अव्वल दर्जे की बदतमीज और बदजुबान लड़कियां थी। सास ससुर हो या पति, घर में वो किसी का भी सम्मान नहीं करती थी। कुछ दिन और बीते तो दोनों बहुओं ने अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुना दी। देखो पुरुषोत्तम, आखिर वो घड़ी आ ही गई। देखना कैसे अब हमारी पीढ़ी में सुधार होता है। अब मेरे घर में भी 2 सुंदर बच्चे पैदा होंगे और मैं सारे शहर में घी के लड्डू बंटवाऊंगा। उत्तम और पुरुषोत्तम की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक एक दिन गिनते हुए बहुओं के करेले जैसे स्वभाव को सहते हुए पूरे 9 महीने का समय बीत जाता है और अंत में सीता और गीता को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। बस कुछ देर और बाबूजी, फिर कभी हमारे खानदान के बच्चों को किसी के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ भी लोग संबंध जोड़ना चाहेंगे। समाज में लोग इज्जत की नज़र से देखेंगे। सही कह रहा है बेटा, बस अपने चांद से पोतों का चेहरा देख लो, उसके बाद मेरा तो स्वर्ग जाना तय है। आपकी दोनों बहुओं को बेटे हुए हैं। नर्स, सच सच कहना, बिल्कुल चांद जैसा है ना मेरे पड़पोते? हाँ हाँ बाबूजी, बिल्कुल चांद जैसे हैं। आप आइए ना, मिल लीजिए बच्चों से। चांद जैसे तो है, बस अमावस वाले चांद है, पूर्णिमा वाले नहीं। बच्चों का चेहरा देखकर बाबूजी तो जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे और पुरुषोत्तम भी हैरत से बस उन्हें घूरे जा रहा था। ये क्या हो गया भगवान? आने वाली पीढ़ी सुधर जाए, इसके लिए मैंने सारे गुण दोष ताक पर रखकर इन दोनों से मेरे सीधे साधे लड़कों की शादी कराई, और तूने फिर से काले बच्चे मेरे घर पैदा करवा दिए। क्यों भगवान, क्यों? मेरे दूध जैसी सफ़ेद बहुओं को ये काले बच्चे क्यों हुए? खैर,
किस्मत को लिखे को मिटा पाना संभव तो होता नहीं, इसलिए बेचारा उत्तम दास मुंह लटकाकर अपने दोनों पोतों को घर ले आता है। ओ बढ़िया, पूरा दिन क्या बस बच्चों को ही घूरती रहेगी? चाहे कुछ बढ़िया सा खाना लेकर आ। बहू की बात सुनकर सुंदरी की आंखें नम हो जाती है। कुछ देर बाद, माफ़ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन आपकी एक गलती के कारण हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। सुंदर पोते लाने के लिए आपने ये दोनों देहाती बदजुबान लड़कियां मेरे पास लाकर छोड़ दी। इन दोनों के सामने अच्छाई की बात करना मतलब उनसे फारसी में बात करना, जो उन्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आती। मुझे माफ़ कर दे बहू। तेरे जैसे खरे सोने को मैं जीवन भर अपने बेटे के जीवन पर पुती कालिक समझता रहा। हमेशा यही सोचता रहा कि शायद मेरा बेटा थोड़े से साफ रंग का होता तो उससे तुझसे शादी ना करनी पड़ती। लेकिन इन दोनों साफ चमड़ी वाली लड़कियों के हमारे घर आने पर मुझे समझ में आया कि इंसान की चमड़ी नहीं, उसका मन साफ होना चाहिए। और शायद मैं अपनी सोच में सुधार ला सकूं, इसीलिए भगवान ने मुझे फिर से हमारे जैसे ही 2 पोते और दिए हैं। पुरुषोत्तम भी अपने आज तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और फिर वे तीनों एक साथ मिलकर बहुओं को सुधारने के असंभव काम में लग जाते हैं।